सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ पंच ईद स्पेशल के साथ मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। और जिस तरह से कहा जाता है कि जनाब ईद अपनों के साथ होती है और अपनों में होती है। टीम तो मेरी अपनी है नो डाउट, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अपने शहर में आकर ईद मनाऊं। तो जनाब मैं लाहौर में आज मौजूद हूं और लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ असद निज़ामी भी मौजूद है, आज ईद स्पेशल टीम का हमारा हिस्सा भी है। और इसके साथ साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियोज़ में बैठे मुझे मिस कर रहे हैं। लगारी साहब कल इंशाल्लाह मैं आपके साथ ही होंगी, वहाँ ईद बनाई जाएगी कल की दिन के लिए। और एहतशाम साहब और हम्माद रोहेला हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से ईद स्पेशल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जिस तरह से जनाब ये मीठी ईद के बाद ये थोड़ी सी नमकीन ईद या बकरा ईद, जिसमें हमारे पास हम देखते हैं कि जनाब सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हम करते हैं। किस तरह से हमारे पैनलिस्ट आज ईद मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करेंगे, इस हवाले से जानने की कोशिश भी करेंगे और इंटरेस्ट टॉपिक्स भी हमारे आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मैं आगाज़ करूंगी क्योंकि असद मेरे साथ ही मौजूद हैं प्रोग्राम में। असद, सबसे पहले तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईद बहुत गर्मी में आ रही है, लाहौर में ख़ास तौर पे गर्मी ज़्यादा है निस्बतन, तो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं? आज का दिन आपने कैसे सेलिब्रेट किया और खाया पिया ही है या फिर आपने ख़वातीन जो हैं उनका हाथ भी बिठाया घर की? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे आपने कहा लाहौर के अंदर गर्मी बहुत सारी है, तो जाहिर है कोशिश तो ये की गई कि ईद जो है एयर कंडीशनिंग के अंदर मनाई जाए जितनी हो सके। लेकिन जाहिर है फिर ईद की नमाज का होता है सिलसिला और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। बड़ी ईद पे थोड़ा ये होता है कि थोड़ा लोगों को भी केयरफुल होना चाहिए। हमारी ऑडियंस देख रही है हमें कि ज़रा ओवर ईटिंग का भी मसला हो जाता है, उस पर भी लोगों को ख्याल करना चाहिए। और ये मसला वैसे लाहौरियों में ज़्यादा लाहौरियों में, मैंने कहा हम लाहौर से बैठ कर तो ये बात डेफिनेटली करनी चाहिए कि उसका फिर आप थोड़ा सा ख्याल करें, ज़रा जज्बाती नहीं होना चाहिए। एंड उसके अलावा बस ईद नॉर्मल, आपको पता है इस मौसम के अंदर फिर ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं लोगों के अंदर के आना जाना का होता है सिलसिला। ईद की कॉलिंग जो होती है वो हो जाती है। और उसके अलावा आई थिंक जो ज़रा यंगर जनरेशन है उनको थोड़ा होता है, ये भी है ऑफ कोर्स एक कल्चरल चीज़ है कि छोटी ईद ज़रा बच्चों को इसलिए पसंद होती है कि उस पर ईदी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और बड़ी ईद पर निस्बतन शायद कम होती है, तो यंगर लॉट को ज़रा इस चीज़ से शायद मसला होता है। और बाकी उसके अलावा जस्ट नॉर्मल ईद देखें, ईद पे भी कोशिश की जाएगी, ईद पे भी तज्जिया पेश किया जाए। बिल्कुल भी तज्जिया पेश किया जाए। मैं बारी बारी अपने गेस्ट की जानिब चलूंगी। मैं पहले चाहूंगी कि मैं अगली ब्रेक लगाऊं, चूंकि हम पंजाब में हैं तो इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में एहतशाम साहब कैसी ईद गुजरी है सर? बचपन की ईद ही अच्छी थी या अभी भी आप एंजॉय करें भरपूर ईद को इस उम्र में भी? देखिए अच्छा ये इस उम्र क्या है ना, तो आप ये जाती है एनीवे नहीं ज़ाहिर खाबे तो चल रहे होंगे। ये क्या होता है इस उम्र में? आप डर कटेगा टेक करना ठीक चले। ये क्या बात हुई? आप जो कहें वो कहते हैं ये उम्र का मसला कहाँ से आ गया? लगारी साहब बहुत ऑफेंड हो रहे हैं। जी जी वो कहते हैं हमने एज इज जस्ट अ नंबर, लिहाजा वो जो है कहते हैं दिल की बात होती है, दिल कितना बड़ा है जितना आपका जो है ना आई टोटली एग्री विद यू, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने खाने पीने के लिहाज से ये बात की थी। ये मैंने जो एज की बात की ना वो खाने पीने के लिहाज से, इन थोड़ा सा जब आप खाने पीने इस एज पे आते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं जी थोड़ा सा अवॉइड करें खाना, उस तरह से बद परहेजियां ना की जाएं जैसे हम सोचे समझे बगैर खाते हैं। जी जी खाया करते। असल में मैं थोड़ी सी डिफरेंट बात करूंगा। जो असद बात कर रहे हैं ना कि जी नॉर्मल ईद थी, मेरा ख्याल है एक मुद्दत के बाद आमना नॉर्मल ईद नहीं थी। अगर आप इसको देखें कि देखें ये कुर्बानी की ईद है और जिस अंदाज से जानवर महंगे हुए हैं और मार्केट इतनी ऊपर गई है कि आप देखें कि आज हर जगह पे ईद वाले दिन लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार आपने जानवर कितने का लिया। हर बंदा कहता है कि जी आप मैं तो जो कल 1.25 लाख का लिया था अपना क्या कहते हैं बैल, वो तो 2.5 में है कोई 3 में, इससे ज़्यादा भी आगे चले जाएँ। और ज़्यादा परेशान कुन बात है हमने मैंने देखा कि जो लोग रेगुलर अपने घर में कुर्बानी किया करते थे इस दफ़ा उन्होंने हिस्से डाले हुए हैं। तो यहाँ से आप इमेजिन कर सकती हैं। बाई दी वे जो आज है तो खुश्क टॉपिक है, लेकिन जो दावा किया गया है कि जी 38% से 12.25% हमारी महंगाई होगी है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उस लेवल तक महंगाई हमारी 11.76% हो गई है। लेकिन ये देखा जाए कि जिस तरीके से इवन आप कोई दुम्बा बकरा जो हाथ लगाएं 1 लाख से तो 1.25 लाख 1.5 लाख से कम है ही कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो ये सेटबैक है और लोगों ने बहरहाल
क्योंकि हमारा त्यौहार है, हम बनाते हैं, जैसे मैनेज करें, थोड़े पैसे लगाएं, ज़्यादा लगाएं। हर आदमी की आमना ये एक होती है कि मैं कुर्बानी करूं, फिर हमारे बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, उनका ये होता है कि जी आप दुम्बा बकरा लेके आएँ, हमने गली में सैर करानी है, घुमाना है, फिराना है। चलें, ये तो हुआ, चलें। अब उस अंदाज से तो मेरा ख्याल है शुरू में लोगों के लिए खासी एक परेशान कुन बात थी। बहरहाल ईद आ गई, अब आ जाते हैं खाने पीने पे। तो देखिए, आपको जो एडवाइस है वो तो बिल्कुल ठीक है, जिससे असद भी बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि असद लौरिये जो है ना वो खाने पीने में हाथ रोकते होंगे और डॉक्टरों की एडवाइस पे अमल करते होंगे। वो तो कहते होंगे कि आज ही खाना है, उसके बाद कल देखेंगे क्या होना है। तो मेरा ख्याल है एहतियात अपनी जगह है, लेकिन जनरली उस लिहाज से तो मैंने देखा कि बावजूद तमाम इकोनॉमिक प्रेशर्स के आमना लोग आज ईद मना रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। और जिस असद बात कर रहे थे, एक दूसरे के पास जाना आना तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे लिए। इसके साथ साथ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आमना इस मौजूदा जो वक्त गुजर रहा है, इसमें जो गजा में जो हो रहा है, बड़ी खौफनाक तस्वीरें बच्चों की आ रही हैं, बड़ों की आ रही हैं। इवन देखिए, अब लेटेस्ट जो सर्वे आया है उसमें तो इतनी खौफनाक बातें हैं कि वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर जो वो गया, उसने कहा जी मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना जुल्म नहीं देखा, तो मैं वहाँ पे, वो गजा में बंदा बैठा। बिल्कुल, अल्लाह ताला मेरा ख्याल है इस ईद को मनाते हुए खुशी में हमें उनको भी याद रखना चाहिए, उनकी कुर्बानी को भी याद रखना चाहिए, ये जिस भी तरह साथ से वो साथ देखना कुर्बानियां दे चाहिए। रहे हैं मुस्लिम उम्मा के लिए, मजहब के लिए, इस्लाम के लिए। हमाद, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे हमाद साहब, एहतशाम साहब बात ये कर रहे थे कि जी जनाब महंगाई बहुत हो गई है, और इस महंगाई में ईदें, इस तरह के त्यौहार, ये कहीं ना कहीं जो सफ़ेद पोश है उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये ईद उल अज़हा, ये तो है भी कुर्बानी का नाम है। क्या पैगाम मिलता है और हम उस पैगाम को भूल क्यों गए हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं सर ने, बहुत अच्छी बात कही है। हमें इस वक्त फ़लस्तीन को याद रखना चाहिए। सबसे पहले मैं भी उन्हीं की बात करना चाहूँगा। ईद हमेशा कहा जाता है बच्चों के साथ ईद होती है, बच्चों की ईद होती है, और उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे इस जंग की नज़र हो गए हैं और अब उनके साथ नहीं हैं। हमें उन लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। और जो हमारे मुल्क में लोग हैं, ईद मना रहे हैं और मुश्किलात का सामना है, तो पूरे मुल्क को ही मोर और लेस मुश्किलात का फाइनेंशियली सामना है। हर शख्स किसी न किसी हद तक अफेक्टेड है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, मुकाबलेबाजी में नहीं आना चाहिए कि किसका जानवर कितना महंगा है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम एक मुकाबले की फिजा बन जाती है, और किसका जानवर कितना खूबसूरत है, कितना महंगा है, कितना बड़ा है, इन बातों पे ज्यादा सोशल मीडिया भी ऑन करेंगे ना, जैसे ही फरीजे की तरह, तो उस पे हर बंदे ने ब्रैग किया हुआ है। वो शो ऑफ एक करने का एक सही प्लेटफॉर्म बन गया जी, इतना महंगा जानवर, इतना महंगा जानवर। और उसमें फिर वही अगेन जो हम बात भी करते रहे हैं, और वो रवायत पता नहीं किस तरह ऐसा ही है। उसमें बहुत मुबालगा आराई भी हो रही होती है। जी हाँ, उसमें बहुत मुबालगा आराई भी हो रही होती है। बहुत ज्यादा कीमतें बना के बताई जाती हैं, जिससे मार्केट मजीद आगे जाती है और गरीब आदमी और पिस जाता है, उसकी पहुंच से जानवर और दूर हो जाता है। तो हमें याद रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए, और इसको कुर्बानी को एक फरीजे की हद तक समझना चाहिए, इसको शो ऑफ नहीं समझना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है, मैं कोई मजहबी स्कॉलर तो नहीं हूं ना, मैं जानता हूं कि कई लोग कई जानवर, कई 100 जानवर, बड़े सरमायादार देते हैं कुर्बानियां। देनी चाहिए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ मेरे ख्याल में लोगों की गोश्त के अलावा भी बड़ी ज़रूरियात होती हैं, दवाई उनकी ज़रूरियात होती है, लिबास होती है, उसका भी ख्याल रखें। अगर साथ ही साथ आप उनकी वो ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं जो पूरा साल रहनी है, उनकी तालीम की ज़रूरियात, तो शायद माशरा मज़ीद बेहतरी की तरफ चला जाएगा। बल्कि हम तो ऐसे लोग भी देखते हैं, खास बात कर रहे हैं जो हमारी मजहब की स्पिरिट है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे ना, अब वो कहा जाता है कि जी आप एक हज कर लें तो काफ़ी है। उन्होंने एक ही हज किया था, और भी हज कर सकते थे, और कराने वाले भी उनके पास थे, लेकिन एक हज किया और एक मैसेज था, और साथ ये था कि लोगों की फलाह, आम आदमी की तकलीफ, बीमारी, ये हम कितने इसके करीब हैं। और ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की ना, वो बालगे वाली, आज मेरे एक साहब बता रहे थे, कहने लगे कि वो कोई साहब का जिक्र कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी एजेंट है, उनके बेटे हैं वहाँ पे लंदन में, तो उन्होंने कहा कि जी बहुत महंगा अच्छा जानवर होना चाहिए, तकड़ा। तो कहने लगे जी मैं 6.5 लाख का लेके आया हूँ, मुझसे बंदे ने 6.5 लाख डिमांड की थी, मैंने एक पैसा कम नहीं किया, तो मैं लेके आ गया हूँ। अब ना मुझे लगा कि प्रॉपर्टी एजेंट हो और वो झूठ ना बोले, ये कैसे हो सकता है कि 6.5 दे के आ गया। तो वो जो आप बात करी ना, लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, कि जब हम आज बात कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के लोगों को बताना कि जी मैं इतने बड़ा लेके आया, देखे ना, ये असल तो मजहब की स्पिरिट नहीं है हमारी। हमाद साहब ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, सर क्यों अपने दुश्मन इतने पाल रहे हैं आप? लगारी साहब के जाने बढ़ते हैं। लगारी साहब, ये ईद उल अज़हा जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मिल बैठे हैं, ऑब्वियसली ये भी एक फैमिली हो, लेकिन डिस्कशन जिस तरह से हम अपने प्रोग्राम से भी करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक पे,
तो आज का एक ये जो समाजी सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर जो हमने गज़ा के सिचुएशन पे भी बात की, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनके बारे में ख्याल करने का कहा गया है, सुन्नत इब्राहिमी का मकसद जो था अपनी सबसे प्यारी चीज़ें कुर्बान कर दी, और उसके अलावा जो जिस तरह से कहा जाता है कि जो साहिब इस्तात लोग हैं वो कुर्बानी करें और अपने जो गरीब गुरबा भाई हैं उनका ख्याल रखें। सर उस मैसेज से हम हटकर किस तरह की ईद मना रहे हैं? बड़ी खोखली सी है, शायद इसलिए वो खुशी महसूस नहीं होती, जो एक स्पिरिट है वो हम फील नहीं कर पाते। एक तो ये कि दुनिया भर में जहाँ भी लोग ईद मना रहे हैं वो बकरीद में जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं, और सब तरफ हर तरफ जो है वो ये आज का दिन तो ऐसा ही है ना कि लोगों ने गलियों में खून है जानवरों का भी, जहाँ जहाँ लोग ये कुर्बानी कर रहे हैं वहाँ खून बह रहा है। लेकिन सही कहा, जब ये बात शुरू हुई थी तो असद ने कहा था कि जी हमें फ़लस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। बात यह है कि जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जिस तरह से इंसानी खून बह रहा है, ये हम जानवरों का खून देखकर लर्ज़ा तारी हो जाता है और मैं तो बहुत डर जाता हूँ। जहाँ इंसानी खून बह रहा है, जहाँ बच्चों का खून बह रहा है, जहाँ ख़वातीन का खून बह रहा है, जहाँ बूढ़े बुज़ुर्गों का खून बह रहा है, वहाँ तो हम आए हाय क्या 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 सूरत हाल है। और फिर ये कि हम हज़रत इब्राहीम की कुर्बानी की याद ताज़ा कर रहे हैं और हम ख़ुद कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं होते हैं। सिर्फ जानवर कुर्बान कर दिया, बहुत कमाल हो गया, हमने तो कमाल ही कर दिया ना कि जानवर कुर्बान कर दिया। नफ्स की कुर्बानी कौन देगा? अना की कुर्बानी कौन देगा? अपनी ज़ात की ज़ाती मफाद की कुर्बानी कौन देगा? अपनी ख्वाहिशों की फैली हुई, हर तरफ फैली हुई, बेकिनार, जिनका कोई किनारा नहीं, जिनकी कोई हद नहीं है, उन ख्वाहिशों की, उन उमंगों की कुर्बानियाँ कौन देगा जी। और कैसी सूरत हाल होती है कि इससे अपनी अना को परवान चढ़ा रहे हैं। देखिए हम ले आए हैं इतना महंगा जानवर, देखिए सारे आओ देखो, इधर आकर देखो तो सही है हमारा जानवर कितना महंगा आया है, और अपनी ज़ात की, अपनी अना की परवरिश की जा रही है और ताकि नुमाइश की जा रही है कि देखें हमारी क्या हम कैसे लोग हैं भाई, हमें कैसी दौलत आई है। और पूछें आपकी तनख्वाह क्या है? मालूम आ गई तनख्वाह तो 1,65,000 है और आपने कुर्बानी की दी है बस 4.5 लाख रुपए की कुर्बानी दी है। बचाए कैसे आपने? ये तो कमाल ही कर दिया है आपने। 1,65,000 की तनख्वाह में आपने 4.5 लाख के जानवर की कुर्बानी कर दी। कैसे हो गया? ये मुमकिन कैसे हुआ? ये कोई नहीं एक सवाल करेगा, पूछेगा भी कोई नहीं, बात भी कोई नहीं होगी कि आप कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ। और तो जहाँ पर हम हलाल और हराम को मिला देते हैं, जहाँ गलत और सही को मिला देते हैं, जहाँ झूठ और सच को एक साथ कर देते हैं, जहाँ हम खुद नुमाई को जो है इबादत समझने लगे, जब अना पसंदी को इबादत समझने लगे, जब हम अपनी ज़ात की, अपनी ज़ाती मफाद की कुर्बानी देने को भी, कुर्बानी न देने को भी हम समझें कि जनाब हमने बड़ा कमाल किया है और हम इस कमाल में हैं, तो मेरे ख्याल में ठीक है हम कर रहे हैं इबादत के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इबादत तो कम अज़ कम नहीं है। बिल्कुल। और कबूल करने वाले का जो काम है वो ये किसी भी चीज़ को कबूल कर सकते। गाजी साहब ये आपने बताया ये 1,60,000 तनख्वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने, और 4.5 लाख की आपने कुर्बानी की, कैसे की? तो वो ख़ास तौर पे लगारी साहब हमारे आमना ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उनके बारे में बात बड़ी मशहूर है। वो कहते हैं कि जी हम काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के पैसे लेते हैं, तो काम ना करने के जो पैसे आते हैं उसमें फिर कुर्बानी होती है। जबरदस्त वो जो यही जो सूरत फिर वो अगर आता है जी। हाँ चलें, जबरदस्त। इस सूरत हाल में भी अगर हम ये समझें कि हमारी कौम आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ जाएंगे और हम तरक्की करेंगे, हम इस दलदल से निकल आएंगे जो आज हम चारों तरफ हमारी तरफ फैली हुई है, तो ऐसा लगता तो नहीं है कि हम ऐसे इन अमाल के साथ, इन गलतियों के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकें। सर खुद एहतसाबी करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलें जी, प्रोग्राम जिस तरह से हमारी गुफ्तगू हो चल रही है और बड़ी संजीदा गुफ्तगू चल निकली, और ये बहुत ज़रूरी भी है, ऐसे पे इनसे हमें सीखने का मौका मिलता है। थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं और मैं चाहूँगी कि मैं अपने जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ एक रैपिड फायर एक राउंड हम कर लेते हैं। तो मैं आगाज़ करूँगी, असद आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले पहला वर्ड जो मैं बोलूँगी आपके जहन में जो आएगा आपने वो बताना है। कसाई, बकरा। बकरा। खाल, बकरा। क्रिकेट, वसीम अकरम। वसीम अकरम। माँ, माँ।
ममता। पीटीएम। पीडीएम जी। फेलिंग। ओके। वक्त। जरूरत ख्वाहिश। पूरी होनी चाहिए। जबरदस्त। चले हमाद, आपकी जानिब आ रही हूँ। हमाद, आप बड़े मुझे लग रहा है कि या तो आपने ज्यादा खा लिया, आपको फूड कोमा हो रहा है, या फिर आप वो कहते हैं ना या फिर आपने काम ज्यादा करवा लिया है। आपकी जो मिसेज है उन्होंने कहा होगा कि चले आज आप खाना बनाएं, बड़े बहुत हो गया, हर पूरा साल तो हम बनाते हैं। ये हमारा क्या मसला क्या है? या आप किसी गहरी सोच में नहीं है, बल्कि मैं दोबारा सीरियस बात ही कर दूंगा। आपने जो सबसे पहले एज की बात की थी सर को, मेरे ख्याल से एज का अब खाने से कोई लेना देना नहीं है। आजकल हमारी एज में भी जो बीमारियां आ चुकी हैं, जो फैटी लिवर्स आ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, मेरे ख्याल में हम सबको बड़ा ख्याल करना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, बस बाकी जिस तरह काम और कसाई को ढूंढना एक मरहला होता है वो किया जाता है। आज के दिन वो बहुत थका देता है, गोश्त संभालना होता है, तो हाँ कुछ थकन हो जाती है इस दिन मर्दों को खास तौर पे। चलें, आपके साथ भी मैं रैपिड फायर करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी थोड़ा सा पॉलिटिकल भी कर लेते हैं, जो जहन में आपके पहले आएगा। नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून, ओके। बिलावल। बिलावल हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर लगते हैं हमें, पता नहीं ये खुशी की बात है या अफसोस की। क्रिकेट। खान साहब ना कह दीजिएगा नाम। मैंने वसीम अकरम कहा, मेरे ख्याल से शोएब अख्तर। वो भी एक दौर था शोएब अख्तर साहब का। जी, शोएब अख्तर साहब का बिल्कुल ऐसे क्या कहा आपने? मैंने कहा खान साहब ना कह दीजिएगा बाद में पता चले जी इस शो पे स्ट्राइक आई। नहीं, आप थोड़े से किसी और थोड़े से 10 साल पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो जरूर यही कहेंगे। नहीं वैसे और कहना भी चाहिए, लेकिन हमारे ख्याल से हमारे टाइम पे जो हमने शोएब अख्तर साहब को देखा है, हमारी तो क्रिकेट उनकी बॉलिंग के साथ ही शायद खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान, हमाद आपके लिए एक आखिरी। पाकिस्तान। घर घर घर, जबरदस्त। एहतशाम साहब आपकी जानिब आ रही हूँ जनाब। सर शादी। एक से ज्यादा। एक से ज्यादा ये आप पैगाम दे रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? फायदे बताना चाह रहे हैं? जुर्रत चाहिए आमना, उसके लिए जुर्रत चाहिए जो हमारे पास नहीं है। चलें, एहतशाम साहब अभी इंटरेस्टिंग किस्म के जवाब आने वाले हैं और लगारिस साहब के साथ भी हमने रैपिड फायर राउंड खेलना है, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद नाज़रीन आते हैं तो अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आपको एक बार फिर से ईद मुबारक। अच्छे तरीके से ईद सेलिब्रेट करें, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनका भी ख्याल ज़रूर रखें और सेहत और सफाई की भी आपने ज़रूर ख्याल रखना है। चलें जनाब, हम रैपिड फायर राउंड गए थे और अब बारी थी एहतशाम साहब की। एहतशाम साहब, आपका अगला लफ्ज़ जो मेरे जहन में आपके लिए वो है जनाब मौलाना फजलुर रहमान। बहुत ज़हीन सियासतदान। बहुत ज़हीन सियासतदान। अमेरिका। माई बाप। माई बाप जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। चलें सारे फैसले वहीं से होते हैं। यानी तुसी मंदे हो फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो राय है ही नहीं। चलें, लगारी साहब की जाने पड़ते हैं। लगारी साहब, आपके लिए सवाल है जी जरदारी साहब। लगारी साहब एंड जरदारी साहब। पाकिस्तान खप्पे। पाकिस्तान खप्पे, अच्छा। शेरो शायरी। क्या शेरो शायरी सुनाई जाए आपको? क्या ये तो मैंने सुनी। दाम हर मौज में है हल्काए, दाम हर मौज में है हल्काए सदका में निहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पे गुहर होने। अरे वाह, जबरदस्त 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 जबरदस्त। अच्छा जी, आपके लिए अगला है मरियम नवाज। मरियम नवाज जिंदाबाद। जिंदाबाद, जबरदस्त। चीफ मिनिस्टर है हमारी यहाँ की। आमना खटाना। आमना खटाना एक गुड चाय, मुश्किल सवाल। बच्ची है ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ये नहीं था जनाब, मेरे जहन में आया। मैंने कहा जरा मैं भी ये मौका महल जान के जान लूँ तासुरात क्या है हमारे कंटेस्टेंट के, हमारी शो के जो जितनी भी टीम है वो क्या राय रखते हैं। चले जी, लगारी साहब, एक सवाल बड़ा मेरे जितने भी टीम के जो मेरी प्रोड्यूसर साहब हैं ख़ास तौर पे उनकी तरफ से बड़ा फरमाइशी सवाल आया। आपने खाल कहाँ देनी है और दे दी है क्या?
जानवर की खाल कहाँ पे? अच्छा, वो हमारे कराची में ये बड़े मामले जो इलाका है उसके सामने, जी हमारे सामने इलाके में जो है हमारे वो 2 बेहतरीन दोस्त हैं जो दुनिया अपना कम अज़ कम पाकिस्तान भर में काम करते हैं। एक हम जो खाल लेकर जाते हैं सैलानी वालों को दे देते हैं, अगर कोई दूसरी खाल हो तो हम पकड़ कर वहाँ जाकर आलमगीर वालों को दे देते हैं। वो सोशल वर्क करते रहते हैं, लोगों को बहुत काम करते हैं। हमारा ये होता है टारगेट। वो हमारे बस करीब भी हैं, वहाँ कोई ज़्यादा फासला भी तय नहीं करना पड़ता है, हम उठाते हैं जाकर उनको देकर आ जाते हैं। चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मैं चाहूँगी हमारे जो कंटेस्टेंट हैं मैं उनके टैलेंट्स के बारे में, अपार्ट फ्रॉम ये जो जर्नलिज्म उनका एक जर्नी है, ऐसा कौन सा छुपा हुआ टैलेंट मैं चाह रही हूँ वो स्क्रीन पर सामने आए। क्या क्या कर लेते हैं हमाद? आप में ऐसी आपकी हॉबीज़ कह लें या आपका कोई ऐसा टैलेंट जो हमारी टीम को नहीं मालूम या हमारे देखने वालों को नहीं मालूम, हम जानना चाहेंगे। वो गा लेते हैं, पका लेते हैं, या फिर बातों में उलझा लेते हैं या कोई ऐसा आर्ट? ये तीनों काम थोड़े थोड़े कर लेता हूँ मेरे ख्याल से। जबरदस्त, अच्छा वेरी नाइस। ये तीनों काम थोड़े थोड़े कर लेता हूँ, लेकिन किसी के सामने करने की अभी तक हिम्मत नहीं हुई। खासतौर पे गाने वाली बात, पका जरूर लेते हैं। मेरे ख्याल से खाना पकाना बड़ा एक खुशाइन चीज होती है, एक बड़ा थेरेपेटिक होता है, आप बड़ा रिलैक्स हो करते हैं। तो ओकेजनली जरूर, लेकिन करता हूँ कुकिंग कभी कभार, कुछ स्टेक्स वगैरह बना लेता हूँ, बर्गर्स बना लेता हूँ। तो ये एक अच्छा टाइम पास है, खासतौर पे अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। उसका आई थिंक मैं फेवरेट शेफ हूँ। अरे वाह, जबरदस्त, नाइस। अच्छा, हमारे भी फैमिली में कुछ इस तरह के मामला हैं। जिस दिन अब्बा खाना बनाते हैं उस दिन वो खाने का जायका ही अलग होता है, और वो भी कभी कभार बनाते हैं, मजा बहुत आता है। तो ये मैंने नोटिस किया कि भाई आपकी वालिदा भी प्रोग्राम देख रही हैं, इस वजह से बच्चे ज्यादा उसकी कदर करते हैं। जी लगारी साहब, मेरी वालिदा। मैं खाना तो नहीं बना आमना, मैं खाना तो नहीं बना सकता, लेकिन मैंने बना सकता हूँ। मैंने कहा कि आपका ये शो जो है घर में देख रही हैं, आपकी वालिदा भी देख रही हैं। हाँ जी, अब मुझे सुनाएंगी, मुझे पता है, कोई मसला नहीं है। वो क्योंकि ऑब्वियसली ये एक फैक्ट है और मेरे ख्याल में सच्चाई बोली चाहिए। एहतशाम साहब कुछ कह रहे थे, आप खाना नहीं बना लेते, लेकिन मैंने कहा मुंह अच्छा बना लेता हूँ मैं। अच्छा, ये जबरदस्त है। असद की तरफ आते हैं। असद, आप बताएं कोई अपना हिडन टैलेंट, हम जानना चाहेंगे। और फिर भाई करके भी दिखाना है। हमाद ने तो फौरन से कट के निकल गए। हमाद यहाँ पे वो जब स्केड्यूल इस किस्म का टाइट हो तो चीज़ों में कम टाइम मिलता है, लेकिन मैंने बड़े बचपन में मेरे वाले साहब और मेरे दोस्तों ने और काफ़ी और लोगों ने मुझे बड़ा पुश किया, बड़े जो बड़े भाई के दोस्त थे, कि आपको इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सीखें। तो मैंने गिटार बड़ी जल्दी सीख लिया था। तो आई प्ले दैट, जब टाइम मिलता है तो पकड़ लेता हूँ। उसके अलावा आई डोंट नो इफ इट्स एक टैलेंट है या नहीं है, बट मैं गोल्फ बड़ी शौक से खेलता हूँ। और लेकिन गोल्फ के लिए भी अगेन मसला ये टाइम चाहिए। तो आजकल ये तो आपका मेरे से मिलता जुलता है जनाब। जी सर, गोल्फ तो फिर गोल्फ का मसला ये है कि वो टाइम बहुत ज्यादा मांगती है, लेकिन यहाँ गोल्फ हो सकता है, काम हो सकता है। तो आजकल काम हो रहा है, फिर जब काम ढेर सारा कर लेंगे गोल्फ भी खेल लेंगे उसके बाद। ये वैसे एक्टिविटीज आपकी लाइक जिस्मानी एक्टिविटीज भी जरूर होनी चाहिए। और आजकल के बच्चे इन चीजों से बहुत दूर हैं, वीडियो गेम्स एंड ऑल, ये इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व है। मेरी गोल्फ का टैलेंट ये है कि मैं इतने अरसे से खेल रहा हूँ, मगर आज भी उतनी ही बुरी खेल रहा हूँ जितने पहले दिन खेल रहा हूँ। आपका हैंडीकैप क्या है? आपका हैंडीकैप क्या है? सर मैंने आपको जवाब दे दिया मेरे ख्याल से आपके पूछने से पहले ही। लेकिन हम आज देख ले फिर, लेकिन ये अच्छी चीज है कि आपने ना हिम्मत नहीं हारी, दिल नहीं छोड़ा। नहीं, वो गोल्फ छोड़ी नहीं जाती, एक दफा जिसको पसंद आ जाए वो छोड़ते नहीं है। जबरदस्त। इस स्पोर्ट के बारे में मुझे पहली बार पता चला जनाब। बड़े लोगों का खेल है भाई आमना। मैं वही कहने लगी थी, ये अमीरों का खेल है। नहीं, एक्चुअली अमीरों के शौक है। एक्चुअली आप यकीन करें, लेकिन इसमें पाकिस्तान में इट इज यहाँ पे पाकिस्तान में इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द चीपेस्ट टू प्ले। बहुत चीप है ये। इट इज दुनिया से कंपेयर करें तो चीपेस्ट टू प्ले इन पाकिस्तान। दैट्स वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। ये तो अच्छा है। अमीरों का खेल होने के बारे में जो कहा जाता है वो मेरे ख्याल से बस गल्ला ही बढ़िया ने, हम जैसे भी खेल रहे हैं। एक बहुत पुराना 20-25-30 साल पुराना पीटीवी का ड्रामा है, उसमें इरफान खोसट को दिखाते हैं कि बैठे बिठाए दिखाया कि बहुत अमीर आदमी हो गया। तो एक साहब उनको मिले, उनको कहा कि यार आप नौदौलती हैं। उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम ये कैसे कह सकते हो नौदौलती हो? उसने कहा मैंने आपको गोल्फ खेलते हुए देखा है। उसने कहा कैसे? उसने कहा जब आप गोल्फ खेलने के गए तो आपको स्टिक पकड़ाएगी तो आपने ऐसे किया,
उसके बाद गोल्फ पकड़ी तो मैंने कहा ये नो दोस्ती है, ये अमीर आदमी नहीं है। बिल्कुल सही बात है जनाब। हमारी बड़ी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। मैं चाहूँगी कि अब हम कुछ रोशनी डालते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क़याम पाकिस्तान के बाद बनने वाली जो पहली फिल्म थी तेरी याद थी, जो 1948 में रिलीज़ हुई थी, और उसके बाद उस वक्त वो एक बड़ा सुहाना दौर था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमने देखा कि वो उरूज पर जाती रही, लेकिन वक्त के साथ हमने देखा कि इसकी ज़वाल भी शुरू हो चुका और ये ज़वाल पजीर होती गई। रिवाइवल करने की कोशिश की गई कुछ साल पहले, कुछ इक्का दुक्का फिल्म्स ने आकर अपना नाम भी जमाया, अच्छा बिजनेस भी किया, लेकिन उस तरह से रिवाइव नहीं हो सकी। और हमने देखा कि ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो अभी भी है उसका एक नाम है, उसको देखा जाता है दुनिया भर में। क्या वजह है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर हुई और उसके बाद कोशिश जिस तरह से की गई लेकिन वो उस तरह से वापस रिवाइवल नहीं हो सका उसका? ये मैं रीजंस जानने की कोशिश करूंगी। लगारी साहब आपकी जाने भी सबसे पहले आते हैं। लगारी साहब, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि आपने जो पहले देखा होगा, अच्छा टाइम भी देखा होगा, उसकी भी कुछ यादें शेयर करें और आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह क्या है? पहली बात यह है कि हमने आज़ादी हासिल की थी और आज़ादी का जज्बा मौजूद था, आज़ादी के साथ आज़ादियाँ मौजूद थीं। आज़ादी हासिल करने के बाद जो फिल्में बनी हैं वो बड़ी दबंग फिल्में थीं और बहुत ज़्यादा, उस वक्त सेंसर बोर्ड भी ऐसा नहीं हुआ करता था जैसे जनरल ज़िया-उल हक के दौर में कि फ़ासला पहले पैमाइश करो कि हीरो कितना खड़ा है और हीरोइन के दरमियान फासला जो है वो तकरीबन 6 फुट का है या नहीं है। अगर 6 फुट का फासला नहीं है तो उसको सेंसर पास नहीं करेगा, बोलेगा ये क्या बात हुई कि इतने करीब क्यों खड़े हुए हैं। तो ये इस ज़वाल की वजह तो ये बनी। जनरल ज़िया पाकिस्तान की सोसाइटी के इन्हताज, ज़वाल, तबाही, बर्बादी की जिम्मेदारी जनरल ज़िया-उल हक की है और वो जनरल ज़िया-उल हक का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। आप भी मुल्क पर जनरल ज़िया-उल हक ही हुक्मरान है, कोई और हुक्मरान नहीं है। शक्ल कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि जनरल ज़िया ही इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। एक बात यह है। और ज़ाहिर है आज़ादी जब हासिल हुई थी तो आपके पास बड़े बड़े लोग फिल्में बना रहे थे और बड़े बड़े, क्या आग और दरिया क्या फिल्म थी जो फिरंगी बनी थी, और क्या ऐसी फिल्में बनी थी जिनमें लगता था कि खून खौल जज्बात से जो है एक जज्बा मुअज़्ज़न होता था, एक लगता था कि जनाब। अच्छा, फिर उसमें सिस्टम को बड़ा हिट किया जाता था। पंजाबी फिल्मों में जागीरदार चौधरी जो है वो टारगेट होता था, उसके पीछे लेकर एक हीरो जो है वो डंडा लेकर पड़ा होता था और उसकी तमाम दादागिरी की, बदमाशी को, उसके इक़्तिदार को, उसकी रौनक को कुचलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता था। और इंतज़ार ये भी होता था कि चौधरी की एक खूबसूरत बेटी हो, जो हीरो है वो बिल्कुल थर्ड क्लास कहीं से आया हुआ है, बेचारा गरीब, उसके साथ जो उसका अफेयर बना देता था, अपने तमाम भड़ास निकालता था। ये वो ज़माना था। और उसके बाद जो है फिर हमने वो फिल्में बनाना शुरू की हैं कि जो हमें अर्तगरुल किस्म की फिल्में बनानी चाहिए, ख्यालों की दुनिया की वो शुरू हो गई। फिर हमने ख्यालों में वसा लिया था कि जनाब वो एक हमारे फैसलाबाद के लायलपुर के हमारे होते थे नावल निगार, उनके नावलों पर जो है वो ड्रामे भी बनने लगे, फिल्में भी बनने लगी और हम सोसाइटी को जो है एक और तरफ ले गए, दूसरी इंतहा की तरफ। और वो इंतहा जो थी सोसाइटी को रिज्जत की तरफ और तंग नज़री की तरफ और जिद्दत दुश्मनी के ख़िलाफ़ और रोशन ख्याली के ख़िलाफ़ बिल्कुल बरक्स एक और समत की जाने ले जाने वाली फिल्म इंडस्ट्री बनी और उसने जो है हमारे बहुत पीछे लेकर गई है। और ये कंट्रोल्ड, जिस तरह से डेमोक्रेसी पहले दिन से कंट्रोल्ड चल रही है, इसी तरह से फिल्म भी कंट्रोल्ड रही है। और वो नहीं है कि उसको आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए। कैसी कैसी फिल्में दुनिया में कैसी फिल्में बन रही हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में जो है वो नाइजीरिया जैसे मुल्क में बनती हैं, या आपका इंडिया में जो फिल्में बन रही हैं और कई ज़ुबानों में, वहाँ पर कई मराकज़ हैं फिल्मों के। हमारे यहाँ जो मराकज़ भी थे वो बेचारे कंट्रोल्ड हैं, उनको सांस लेना भी बड़ा दो भर होता है कि कैसे वो चीज़ें। और ऐसे लोगों को आगे ले आया जाता है जिन लोगों का सोसाइटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ऐसे लोगों को लेकर जाता है। ज़िंदगी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ऐसे लोग आगे ले आ जाते हैं, राइटर के तौर पर भी और प्रोड्यूसर के तौर पर भी और एक्टर के तौर पर भी। हमारे यहाँ
ड्रामे का भी एक ही मौजू है और फिल्म का भी एक ही मौजू है। किट्टू की शादी बबलू से नहीं हुई, ये बड़ा कयामत है बस। जी, ये सारी लेकिन एहतशाम साहब ड्रामाज हमारे चल जाते हैं और यही एक्टर्स जो हैं जब ये मूवी बना रहे होते हैं या मूवी में काम कर रहे होते हैं या वही डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, तो सर वहाँ पे मार खा जाते हैं, क्या वजह है? देखिए हमना, अगर आप शुरू से जिस तरह आपने सवाल पूछा था बुनियादी तौर पे कि 47 के बाद पहले तो आप देख लें मुश्तरका फिल्म साजी होती थी, नूर जहाँ भी मरुम्मा गाया करती थी और यहाँ से और बड़े लोग जाते थे वहाँ पे बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद फिर जब आप देखें कि जब तक हिंदुस्तान की फिल्मों पे पाबंदी आमला नहीं लगी तो यहाँ पाकिस्तान में बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी। जिस तरह लगाई साहब बता रहे हैं, वो बड़ी वहाँ पे जाके बिजनेस किया करती थी हिंदुस्तान में भी। उसके बाद से फिर आप देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जो है ना बदलना शुरू हुआ। फिर 70s में ख़ास तौर पे आपने देखा, जिस तरह लगाई साहब भी बात कर रहे हैं कि गंडासा आ गया, पंजाबी फिल्में 70-80% बनना शुरू हो गई और लिखने वालों का वो ट्रेंड भी बिल्कुल कुछ और हो गया। लेकिन एक ज़माने में अनवर कमाल पाशा जैसे टॉप के हदायतकार थे, फिर उसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवर वो लिखते भी थे और अपना म्यूज़िक डायरेक्टर भी थे और हदायतकार भी थे। फिर ये भी आप देखते हैं क्या नाम है इनका, शान एक्टर के जो वालिद हैं, क्या नाम है जी उनका, उन्होंने गरनाता फिल्म बनाई और पता नहीं ज़बरदस्त फिल्में बनाई, ये अमन फिल्में बनाई, रियाज शाहिद टॉप के बंदे थे। अच्छा रियाज शाहिद तो बड़ी अच्छी फिल्में बनाई, बड़ा बिजनेस भी किया, हिंदुस्तान में भी बड़ा कंपटीशन होता था, कहानी में जान होती थी, डायरेक्शन ज़बरदस्त, म्यूज़िक अच्छे, गाना अच्छे। लेकिन अब ये ओवर द ईयर ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से हमने जो लिया कि नहीं भाई ये बेलिबासी जो है ना इससे ही फिल्में चलेंगी, लेकिन ये इससे बड़ा गर्क हुआ और अच्छा खासा हमारा कारोबार जो है ना बिजनेस का चलते चलते ख़राब हुआ और लोगों की तरफ तवज्जो। और फिर मुनाफकत जिस तरह भी बात कर रहे थे अभी, मैं कहता हूँ ज़ियाउल हक ने जो सब कुछ किया, अगर माजरत के साथ दुनिया से चले गए, अगर नेक नीति से किया होता तो शायद मैं एक्सेप्ट कर लेता कि चलें उनका नुक्ता नज़र है। जब ये बात की जाए कि नहीं जी मजहब को एक्सप्लॉइट करना है और जिस तरह आपके लीडर जो है ना उनको कहा गया कासिम सूरी की तरफ से मजहब को जहाँ कन्वीनियंस होती है ना वहाँ घुसा लिया जाता है, जब अदरवाइज उसको कहीं पे रेफरेंस उसको वहाँ इस्तेमाल कर लें। तो मेरा ख्याल है इस मुनाफकत ने हमारा बेड़ा गर्क किया। आज भी लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, बोलने वाले, अपना टेलीविजन ड्रामे बनाने वाले बड़े अच्छे हैं। आज भी टीवी ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, देखे जाते हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ ये है कि लोगों का मिजाज थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है कि अच्छी फिल्में देखें, तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो सकता है। जी चलें असद, अब इसको ठीक किस तरह से किया जा सकता है, या हमारी जो हुकूमत है या हमारे जो सियासतदान है, आपको लगता है कि उनका भी कोई इंटरेस्ट है इसकी रिवाइवल के लिए? क्या चीज़ें हैं? नहीं जी, इंटरेस्ट नहीं है रिवाइवल में। आप अगर मुझसे फ्यूचर का पूछे तो मेरे ख्याल में फ्यूचर की मेरी एक प्रेडिक्शन है, वो ये है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री जिसके बारे में हम अभी आपने भी जिक्र किया कि वो अभी इस वक्त ऊपर जा रही है और सब लोग देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बड़ी शॉर्ट लिव्ड रह जाएगी क्योंकि स्टोरी लाइन्स जो है वही रिपीटेटिव होना शुरू हो गई हैं जो फिल्मों के अंदर हुआ था आज से 50 साल पहले। असल में जी जो स्टोरी लाइन्स और जो चीज़ें हैं वो आर्ट के अंदर मूव नहीं करते डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और एक्टर्स, वो सोसाइटी मूव करती है। सोसाइटी के अंदर बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे, उनके मसाइल होंगे और मसाइल जो है हमारे यहाँ पे जिनके ऊपर आधे से ज़्यादा जो है उनके ऊपर ना कोई राइटर लिख सकता है, अगर लिख भी दे तो वो स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं होती, अगर फिल्म बन भी जाए तो सेंसर बोर्ड नहीं आगे जाने देता। टैबू टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जो आप उनको जाने नहीं देते आगे। सो किस तरह एक आपके अंदर कल्टिवेट करेंगे आप इस किस्म की खेप जिनको इंडी मूवीज़ कहते हैं आप। इंडिया का जिक्र हुआ अभी, इंडिया की जी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अपने आप को ना एक डाइवर्सिफाई कर लिया। उनका एक मेन स्ट्रीम जो है उनकी टेंट पोल पिक्चर्स हैं जो उनको पता है कि उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगा के बिलियंस मोर कमा लेने उनसे, वो उनकी एक इंडस्ट्री चल रही है। इंडिया के भी अगर आप टॉपिक्स उठा के देख लेना, या तो उन्होंने हॉलीवुड को या अपनी साउथ इंडियन मूवीज को उनको कॉपी किया हुआ है। नहीं जी, इंडिया की जो आई वुड डिसएग्री, बिकॉज इंडिया का एक जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो टॉपिक्स इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं, जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं और जिनके ऊपर शोज बन रहे हैं, वो बहुत एक डाइवर्स नेचर की चीजें बता रहे हैं। उनकी सोसाइटी के अंदर जो रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो उनको शाया होने देते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी अपनी बर्दाश्त को बढ़ाएं, सेंसर बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं वही दकियानूसी टाइप अगर सोच रही कि जी फिल्म ऐसी हो सकती है और वैसी हो सकती है, अगर उसको तोड़ा ना तो ये इंडस्ट्री जितनी थोड़ी बहुत ही रहेगी ये भी खत्म हो जाएगी। और मैंने ये बड़ी बात कर रहा हूँ मैं कि जी ड्रामों के साथ भी अभी जो एक सॉर्ट ऑफ हनीमून पीरियड चल रहा है, सब देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं लोग क्योंकि लोगों के पास और कुछ देखने को है नहीं। सही है, तो दिस विल ऑल्सो एंड। जी हमाद क्या समझते हैं? ये भी देखे ना, वो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में आप देखें जिस तरह डिस्ट्रॉशन होती है। अभी एक फिल्म बनी है हीरा मंडी डायमंड मार्केट के हवाले से, जो शो कहते हैं हम ना टोटली उसमें झूठ है, जो दूर दूर तक कहते हैं उसका कहते हैं कि वास्तव में मैंने देखा बनाई है सिर्फ इसलिए कि लोगों को बस खुश करने के लिए। चले हमाद से टेक ले लेते हैं। हमाद
सारी सिचुएशन पे आप क्या समझते हैं, क्या फैक्टर्स हैं? मैं भी यही फैक्टर्स हैं जो सबने बता दिए हैं, बहुत खूबसूरती से बताए हैं, जो इन्होंने जिक्र किया। सैयदा आरफा ज़ारा जिनको अपना महबूब कहती हैं, ज़ियाउल हक साहब, उनके साथ भी हमारी जाके कहीं ना कहीं मुलाकात होगी अगर हम खोज का लगाने की कोशिश करेंगे कि ज़वाल कहाँ से आया। तो सियासी मामलात भी हैं, फिर हमारी पाबंदियाँ भी बहुत हैं। हम जो जैसे निज़ामी साहब ने कहा, टैबू सब्जेक्ट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं। मूवीज़ बन रही हैं, अच्छी मूवीज़ भी बन रही हैं, तो वो हमारे सामने नहीं आ रही, और वो OTT पे जा रही है। चुड़ैल नामी एक फिल्म आई थी शायद, केक नामी आई थी, वो हमारे तक पहुंची ही नहीं। फिर हमारी मार्केटिंग उसके बारे में नहीं होती। अभी पिछले दिनों एक मसीह बच्चे के ऊपर, जिसको एक ब्रिकलेयर था, वो काम करता था, उसकी डेथ पे इन्वेस्टिगेटिव एक मूवी बनाई गई थी, लेकिन शायद ना तो उसकी उस तरीके से मार्केटिंग हो पाई, हम लोगों को पता ही नहीं चल सका कि वो मूवी कब आई और कब उतर गई। वो तो उस फिल्म के जो हीरो हैं उनसे मुलाकात हुई कहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरी मूवी आई हुई है, आप जरूर जाकर देखें। तब हमें पता चला कि इस मुल्क में ये इस इतने अच्छे सब्जेक्ट पे, इतने टची सब्जेक्ट पे काम की बहुत जरूरत है। उस पे हाँ, वो हमारी नजरों से गुजरे बगैर सिनेमा से भी उतर जाता है। और दूसरी बात, इसका थोड़ा बिजनेस एस्पेक्ट भी देखिए। साल में कोई 350 ये 52 हफ्ते होते हैं, 52। हमें अगर एवरेज लाइफ देखें आप एक मूवी की, तो वो 1 से 2 हफ्ते है। तो इसका मतलब है कि हमें 25 के करीब मूवीज चाहिए सालाना। हम 23-24 करोड़ का मुल्क है, हमारे पास क्या 25-24 इस वक्त हीरोज मौजूद हैं मूवीज के? क्या 23-24 हमारे पास हीरोइंस मौजूद हैं? क्या स्क्रिप्ट राइटर्स हैं हमारे पास? और स्क्रीन भी नहीं है हमारे पास, अगर ये बन भी जाए तो स्क्रीन नहीं है लगाने की, शाया करने की हमारी स्क्रीन सर प्रोड्यूसर्स के ना आने का सबसे बड़ा। सिनेमा हाउसेस जिस तरीके से तब्दील कर दिए गए, अपना बिल्कुल ठीक है, अपना क्या कहते हैं, बिजनेस हाउसेस में तब्दील मैं अगली बात यही करने लगा। और दूसरा ये फोन पे सब कुछ आना शुरू हो गया, लोग कहाँ जाते हैं सिनेमा हाउस? प्रोड्यूसर्स के ना आने की बड़ी वजह यही है। जी, बस मैं भी यही बात कर रहा था कि प्रोड्यूसर्स के ना आने की वजह यही है कि स्क्रीन नहीं है, अपना पैसा वो रिकवर नहीं कर सकते। एक बात जो मैं करना चाहूंगा, मेरी एक बहुत ही अच्छे हमारे ए-लिस्टर आर्टिस्ट से बात हुई, तो मैंने उनसे बात की कि आप OTTs पे क्यों नहीं अपना कंटेंट आपका आ रहा? अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कम से कम OTT पे स्मॉल बजट बहुत अच्छी सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। उसका उनका जवाब ये था कि क्योंकि इंडिया की मार्केट से हम लोगों को कैटर कर रही है, इसलिए नेटफ्लिक्स हमसे जैसे प्लेटफॉर्म हमसे नहीं लेते। मेरा नहीं ख्याल कि ये वजह है। मैं आखिरी बात इसमें करता जाऊं, मैंने एक मूवी, एक परिजाद एक ड्रामा देखा मैंने, अली अकबर से जब मुलाकात हुई उन्हीं के कहने पे, उनकी इखलाक और शख्सियत से मुतासर होकर। बहुत अच्छा ड्रामा था, बड़े अच्छे एक्टर्स थे, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट था, लेकिन उसकी प्रोडक्शन की ये क्वालिटी थी कि एक सीन में लीड कैरेक्टर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा है अपार्टमेंट में, वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है साथ साथ लाइट और लाइट का शेडो मूव होता दिखाई दे रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसी प्रोडक्शन क्वालिटी अपने पास नहीं लेते, तो हमें खुद भी कुछ सुस्ती का शिकार है। हर शोबे की तरह यहाँ पर भी हमारे में अपनी भी कुछ सुस्ती है। चलें जी, आप तमाम का इस हवाले से कमेंट आ चुका है, आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी ईद स्पेशल। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।